हाँ क्लियर है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यस ओके। अभी क्लियर है मेरी आवाज बिल्कुल? यस सर। सर की नहीं क्लियर। एक जी, अभी मुझे बताइएगा कैसी आवाज है, क्लियर आ रही है अभी? हेलो। यस सर, मुझे आपकी वॉइस क्लियर आ रही है, आप स्टार्ट कर लीजिए। वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर में भी देख सकते हैं, अगर किसी ठीक की है तरफ ओके, इंटरनेट इश्यू। नो वरी। आई गेस इनके इंटरनेट प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरे ख्याल में तो मेरे पास आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ओके। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वेबसाइट के बारे में ना। वेबसाइट हमारे पास बेसिकली है क्या चीज है। आप ऐसा समझ लें कि अगर आपने इंटरनेट की दुनिया के अंदर जाकर कोई काम करना है या अपनी एक पहचान बनानी है या मार्केट के अंदर अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, तो आपको इंटरनेट की दुनिया के अंदर अपना एक घर बनाना पड़ेगा। वेबसाइट बिल्कुल एक ऐसी तरह की चीज है जिसके अंदर आप अपना इस तरह का एक घर बना रहे होते हैं जिससे आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है ना। अच्छा, अब वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट को वहां पर सेल कर रहे हो। आप वहां पर अपने अपने स्किल्स को भी वहां पर सेल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लाइक ब्लॉग वेबसाइट्स आपके पास होती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम एक बात जरा समझते हैं कि अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट, हमारे पास दो तरह की हमारे पास वेबसाइट की टाइप्स होती है। एक होती है हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज होती है। एक होता है हमारे पास वेबसाइट डिजाइनिंग और एक होता है हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा, वेबसाइट डिजाइनिंग हमारे पास क्या चीज है? जब भी कभी आप किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड को रेडी कर रहे होते हैं तो वो आपके पास आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग कहलाई जाती है। अच्छा, अब हम जरा फ्रंट एंड की बात करते हैं। फ्रंट एंड, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाती है जैसे दराज.pk। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन करें तो इस वेबसाइट का हमारे सामने जो एक ओवरव्यू आ रहा है ना, ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड कहलाया जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी और ये जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है, अब इसके अंदर आपको जो कलर थीम नजर आ रही है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही है। कलर के साथ आपको यहाँ पर स्लाइडर नजर आ रहा है, स्लाइडर के साथ आपको यहाँ पर उसकी कैटेगरी, उसकी प्रोडक्ट, ये जितनी चीजें आपको यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही हैं, ये वेबसाइट का एक फ्रंट एंड है। अच्छा, फ्रंट एंड बनाता कौन है? जो वेबसाइट डिजाइनर होता है वही इस फ्रंट एंड को यहाँ पर क्रिएट करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये तो एक टाइप होगी हमारी वेबसाइट की। दूसरी टाइप है हमारे पास, दूसरी होती है हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसके अंदर एक वेबसाइट डेवलपर एक फ्रंट एंड को भी रेडी करता है और एक बैक एंड को भी रेडी करता है। अच्छा, फ्रंट एंड तो हमें समझ में आ गया कि हमारे सामने जो इस वक्त एक प्रीव्यू आ रहा है, जो हमें इस वक्त चीजें नजर आ रही है, फ्रंट एंड है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एक बैकएंड के बारे में, तो बैकएंड हमारे पास बिल्कुल इस तरह से नजर नहीं आता। बैकएंड इससे टोटली डिफरेंट होता है। अच्छा, अब हमारे पास वेबसाइट के फ्रंट एंड के अंदर और बैक एंड के अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है, पहले जरा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज पहले भी यहाँ पर मेंशन की गई है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजीज आपके पास यूज होती हैं। अच्छा, फ्रंट एंड के अंदर जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक टेक्नोलॉजीज है, इस वक्त जो हम बेसिक की बात करते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर एक कहलाई जाती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली करती है, यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दिया गया है, इसको जरा देख लेते हैं। द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML is a standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. Okay, वेब ब्राउजर क्या है? इस वक्त जो आपको सामने की एक सॉफ्टवेयर या कोई भी आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है ना, करते हैं अपना गूगल क्रोम, आप लोग यूज करते हैं अपना ओपरा, आप लोग यूज करते हैं अपना फायरफॉक्स, ये जितने सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे थे बेसिकली आपका एक वेब ब्राउजर कहा जाता है, इसको सर्च इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन वेब ब्राउजर। It defines the meaning and structure of web content. It is often assigned by technologies such as cascading style sheets and scripting language such as JavaScript. अच्छा,
आपने अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड रेडी करना है, तो उस फ्रंट एंड के अंदर आपके पास दो चीजें और इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका सीएसएस, जिसको कहा सीएसएस। अच्छा, देन उसके बाद आपके पास एक तीसरी चीज भी आती है जो आपके पास चलाई जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम सीएसएस के बारे में समझ लेते हैं। सीएसएस क्या है आपके पास? सर ये आप अपना प्रोग्रामिंग है। माइक चेक कीजिएगा। यस सर, टू इंटरप्ट सर, अपना माइक चेक कीजिएगा। मुझे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरी आवाज ठीक आ रही है लेकिन आपकी ठीक नहीं आ रही है, थोड़ी सी अटक रही है आपकी आवाज। तो प्लीज आप चेक कीजिए, शायद कोई इशू मैंने है। जो है ना अपने एयरपोर्ट कनेक्ट किया था और वो बिल्कुल ठीक चल रहा है मेरे पास में। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, 2 मिनट ये देंगे मुझे मुझे? कुछ बेहतर आ रही है, आपकी आवाज समझ भी आ रही है, थोड़ा सा मसला हो रहा है लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं ज्यादा मसला है। मैं जरा इसको माइक से ही डिस्कनेक्ट करके देखता जी जी, थैंक जी, अभी मुझे बताइएगा मेरी आवाज अभी क्लियर है? यू। जी स्टूडेंट जरा बताएं सर को क्लियर आ रही है आप सबको वॉइस? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ओके, गुड गुड गुड। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीएसएस के बारे में। सीएसएस हमारे पास कहलाया जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है क्या, इसको भी जरा समझते हैं। पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज used for describing the presentation of a document written in markup language such as HTML or XML. CSS is a cornerstone technology of the World Wide Web alongside HTML and JavaScript. अच्छा, अब हमने HTML भी ओपन कर लिया अपने पास, हमने CSS भी ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर एक तीसरी चीज ओपन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पर आकर जावास्क्रिप्ट के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, अब हम इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ेंगे भी कि HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट interpreted or just in time compiled programming language with first class function. While it is most well known as a scripting language for web pages, many non browser environments also use it, such as Node.js, Apache, CouchDB and Adobe Acrobat. अच्छा, अब हम जरा समझते हैं कि HTML क्या चीज है, किस बला का नाम है, इन्होंने HTML नाम दिया क्यों है। आप ऐसा समझ लें कि हमारे पास इस वक्त HTML आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। लेट्स से कि अगर आपके एरिया के अंदर या आप खुद से अपनी कोई एक बिल्डिंग प्रिपेयर करते हो, बनाते हो, डेवलप करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो उस टाइम पर आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनवाते हो या बनाते हो। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास चीज यूज होती है वो है HTML। अच्छा, HTML के कोड को लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने मेंशन भी किया हुआ, जरा इसको भी हम देख लेते हैं ना यहाँ पर। हमारे पास HTML जो बनाया गया है वो बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी को देखकर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इस HTML के अंदर हमारे पास दो टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली मैं अभी आपको यहाँ पर सिंटेक्स तो समझाऊंगा नहीं, बट आपको एक बेसिक जनरल नॉलेज जो है वो दे ही दूंगा यहाँ पर ना। अच्छा, जब तक हमारे पास HTML ओपन हो रहा है, हम यहाँ पर आकर CSS में चलते हैं। अब CSS हमारे पास क्या चीज है, एग्जाम्पल, अब आपने अगर एक बिल्डिंग बना ली है तो उस बिल्डिंग को खूबसूरत कैसे करोगे। ऑब्वियसली सबसे पहले उस पर प्लास्टर करोगे, देन उसके बाद उस पर कलर करोगे और बहुत सारी चीजें। तो वो जो आप उसके अंदर स्टाइलिंग का काम कर रहे हो ना अपनी बिल्डिंग के अंदर, वो सारा काम आपको CSS करके देगा। अच्छा, अब उस बिल्डिंग के अंदर आपने अगर कोई चीज फंक्शनल करनी है, एग्जाम्पल कि अब आपने एक बिल्डिंग बना ली है, उस बिल्डिंग को आपने खूबसूरत भी कर लिया है, बट उस बिल्डिंग के अंदर अगर लाइटनिंग नहीं है, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट यूज होगी जो कि फंक्शंस के ऊपर काम करेगी, फंक्शनैलिटीज के ऊपर काम करेगी। HTML जो है आपके पास स्ट्रक्चर बनाएगा, CSS जो है उस स्ट्रक्चर को स्टाइलिंग देगा, और जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या करेगा, आपके पास आपकी उस वेबसाइट को फंक्शनल करेगा। एग्जाम्पल, इस वक्त मैंने जो यहाँ पर दराज ओपन किया हुआ है, इस दराज के अंदर आपको अभी एक फ्रंट एंड नजर आ रहा है। अच्छा, इस फ्रंट एंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर लॉग इन करने का ट्राई करता हूँ। मैं लॉग इन के अंदर जाता हूँ। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे जब मैं लॉगिन बटन के ऊपर अपने माउस को लेकर आता हूँ तो आप देखोगे वहां पर कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो ये सारा काम मुझे CSS करके दे रहा है। अच्छा, इसी के साथ अब अगर मैं यहाँ पर आकर अपना एक ईमेल डालता हूँ, और मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो गलत डाल देता हूँ, मतलब पासवर्ड में गलत एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर इसको लॉगिन करने का ट्राई करूंगा, सो वो क्या कहता है, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। एग्जाम्पल ऐसी है कि अगर आप कभी अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ भी आप चलाओगे और उसके अंदर आप दोनों क्रेडेंशियल्स गलत डाल रहे हो, मतलब अपना यूजर नेम भी
और अपना पासवर्ड भी, या दोनों में से कोई एक चीज आप गलत ऐड कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो वो आपको डायरेक्ट क्या कर देगा, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड ना। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर हो रहा है। ये जो फंक्शन सामने परफॉर्म हुआ है ना आपके सामने, ये सारा फंक्शन आपको जावास्क्रिप्ट या किसी बैकएंड लैंग्वेज ने बना कर दिया है। अच्छा, इस वक्त जो प्रीव्यू आपके सामने आ रहा है ये तो जावास्क्रिप्ट का प्रीव्यू है, लेकिन पीछे जो काम कर रही है वो एक बैकएंड टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अच्छा, अभी हमने सिर्फ ये समझा कि हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर बेसिक कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। एक हमारे पास हो गई HTML, एक हो गई हमारे पास CSS, और एक हो गई हमारे पास जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब हमारे पास ये जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है, ये आज के दौर में हमारे पास पुरानी लैंग्वेजेस हो गई। मतलब अगर आप HTML की बात करो तो ये तो बहुत ही रेयर यूज हो रही है, मतलब लोग अभी भी इसको यूज करते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर आने वाले टाइम के अंदर कुछ टाइम के बाद ये HTML का ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा। अब आपके पास एक नई लैंग्वेज मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, काफी टाइम हो गया, 2015 से काम कर रही है। इस लैंग्वेज का नाम है आपके पास React.js। ओके, अच्छा, अब ये React.js है क्या आपके पास, हमारे पास लेट्स से कि इस वक्त मैं दराज की एक वेबसाइट पे मौजूद हूँ। थोड़ा सा जरा आप एक चीज पर गौर कीजिएगा, वो ये है कि अगर मैं दराज के किसी दूसरे पेज पर जाता हूँ, लाइक मैं दराज के मेन पेज पर जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर ना मेरा ब्राउजर लोड कर रहा है इस पेज को, ठीक है ना। अब अगर मेरा ब्राउजर इस पेज को लोड करेगा तो ऑब्वियसली उसको दूसरे पेज पर मूव होने में टाइम लगेगा। इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर किसी दूसरे प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पर सामने एक प्रोडक्ट आ रही है कोका कोला, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप दोबारा देखिएगा जो मेरा यहाँ पर ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है ना Daraz.pk, ये मेरा सर्च बार है, URL बार। अब अगर मैं यहाँ पर आकर इस कोका कोला के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरा जो ये URL बार है ना, ये लोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा URL बार लोड हो रहा है, देन उसके बाद वो मुझे उसका रिजल्ट दिखाएगा। अच्छा, ये वाला जो काम हमें करके दे रहा है, ये सारा काम हमें हमारा HTML करके दे रहा है, हमारा CSS करके दे रहा है, और हमारा जावास्क्रिप्ट करके दे रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं रिएक्ट के बारे में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, तो रिएक्ट हमारे पास, ये हमारे पास एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जैसे हमारे पास, हम जावास्क्रिप्ट की ही बात कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट हमारे पास फंक्शंस के ऊपर काम करते हैं, मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास रिएक्ट भी कुछ ऐसे ही काम करता है, लेकिन हमारे पास रिएक्ट ने HTML की अब जगह ले ली है। अच्छा, अब रिएक्ट क्या काम करता है, HTML और React.js के अंदर फर्क क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर रिएक्ट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि मैंने रिएक्ट की जब वेबसाइट ओपन की तो दोबारा आप URL बार में देखेंगे ये वेबसाइट जो है मेरे पास यहाँ पर लोड होने लग गई है। दैट मीन्स कि अब जाहिर सी बात है मैं एक वेबसाइट के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अच्छा, वेबसाइट में एंटर होने के बाद, ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस वेबसाइट। उनकी एप्लीकेशन के अंदर ही कोई एरर आ रहा है, बहरहाल। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर HTML की हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सारी की सारी जो है हमारे पास लोड होंगी, जबकि हमारे पास रिएक्ट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स बनी है वो लोड नहीं होंगी। ठीक है, तो दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस ये है, क्योंकि हमारा यूजर जो है वो बहुत ज्यादा बेसब्रा है। यूजर कहता है कि मैं यहाँ पर लिंक पर क्लिक करूँ और वहां पर मेरे सामने सारी चीजें ओपन होकर आ जाएं, तो मतलब उसको 1 सेकंड का भी वेट नहीं चाहिए। तो उस 8 सेकंड के जो डिले को खत्म करने के लिए आपके पास रिएक्ट एक लैंग्वेज बनाई गई है। इस वक्त इनकी एप्लीकेशन रन नहीं करी, एप्लीकेशन एरर, क्लाइंट साइड एक्सेप्शन हैज अकर्ड, तो कोई ना कोई एरर उनकी ही साइड से आ रहा है। बहरहाल देख लेते हैं थोड़ी देर में इसको रन करके। अच्छा, ये तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज हैं जो एक फ्रंट एंड, मतलब एक वेबसाइट के ओवरव्यू को बनाने के लिए यूज की जाती है। मतलब अगर आपने एक वेबसाइट का प्रीव्यू चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट का एक फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा। उस फ्रंट एंड को बनाने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक आपका HTML है, एक आपका जावास्क्रिप्ट है, और एक आपका CSS है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बैकएंड क्या चीज होती है। अब अगर हम बैकएंड के बारे में बात करें, अच्छा, अब अगर हम बैकएंड के बारे में बात करें, अदनान कह रहे हैं फंक्शनल मीन्स। ओके अदनान भाई, फंक्शनल का मकसद ये होता है हमारे पास, देखो अभी जो है ना, मैं जब अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैं कोका कोला के ऊपर जब क्लिक करूंगा ना, तो मैं एक पेज के ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है ना, मैं कहां पर मूव हो रहा हूँ, एक पेज के ऊपर मूव हो रहा हूँ। एग्जाम्पल, अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दराज के ऊपर कितने यूजर्स रजिस्टर्ड होंगे। आप भी रजिस्टर्ड हो, मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, और भी हमारे पास पाकिस्तान में 22-25 करोड़ की जितनी आवाम है उसमें से कम 10-12 करोड़ आवाम तो इसके ऊपर रजिस्टर्ड होगी। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि फंक्शन क्या चीज है ना। मैं जो है अपने दराज के अंदर यहाँ पर आकर लॉगिन करता हूँ, मतलब मैंने अपना ईमेल डाला, मैंने अपना पासवर्ड डाला,
और जब मैं यहाँ पर आकर इसको लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ तो वो क्या करेगा, हो सकता है बिलाल शमशाद नाम का एक यूजर मौजूद ना हो दराज में, बिलाल शमशाद के नाम के 10 यूजर मौजूद हो, या हो सकता है 10,000 यूजर्स मौजूद हो। तो दराज स्पेसिफिक मुझे कैसे फाइंड करेगा वहां पर? तो ये सारी चीजें एक फंक्शन के थ्रू बन रही होती है ना। यहाँ पर दराज ने जाकर चेक किया क्या बिलाल शमशाद 85। अब आप एक चीज पर थोड़ा गौर करना, जब आप कभी अपना जीमेल का अकाउंट बनाओगे, अब एग्जाम्पल मेरा जीमेल का ईमेल आईडी है बिलाल शमशाद 85@gmail.com। अब अगर हमारे पास, क्या नाम है बड़े भाई आपका? एक मिनट नाम देख लें पहले आपने। अदनान, हाँ अदनान भाई। अब जैसे अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आप जो है दोबारा बिलाल शमशाद 85@gmail.com के नाम से एक और ईमेल आईडी बनाओ, तो आपको जीमेल अलाउ नहीं करेगा कि आप इसी नाम की एक और ईमेल आईडी बना सको। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये आईडी ऑलरेडी किसी और को दे दी गई है। एग्जाम्पल ऐसा है कि आपको जो सीएनआईसी नंबर दिया जाता है वो सीएनआईसी नंबर सिर्फ आप ही को अलॉट किया जाएगा। लेट से कि अगर जो है आपको कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, मतलब ओके अल्लाह ना करे, बहरहाल अगर अदनान भाई को कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली आपका सीएनआईसी नंबर अब जो एक नया शख्स पैदा हो रहा है, नया बच्चा पैदा हो रहा है, उसको थोड़ी दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो आपके पास ईमेल आईडी है दराज इससे फाइंड करेगा कि आप बिलाल शमशाद 85@gmail.com की कोई ईमेल आईडी दराज के डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो मुझे बोलेगा नो यूजर फाउंड, मतलब इस नाम का कोई यूजर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, और अगर यहाँ पर आकर आप जो है यूजर नेम सही डाल रहे हो, मतलब जो आपने अपना ईमेल यहाँ पर एंटर किया है वो सही है, लेकिन आप अपना पासवर्ड यहाँ पर गलत डालो, जैसे मैंने डाल दिया 1234, ऑब्वियसली मेरा पासवर्ड 1234 तो नहीं होगा। अब जब मैं यहाँ पर आकर लॉग इन करने का ट्राई करता हूँ तो दराज मुझे एक नोटिफिकेशन, एक छोटा सा पॉपअप देता है जिसमें वो कहता है इनकरेक्ट यूजर एंड पासवर्ड। वो ये बात क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने शायद ईमेल सही डाला है लेकिन आपने शायद पासवर्ड गलत डाला है। तो आपको अपना ईमेल भी सही डालना पड़ेगा और आपको अपना पासवर्ड भी सही डालना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर सकते। ओके, अब जरा हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। ये तो हमारे पास एक बेसिक सी एग्जांपल हो गई हमारे पास जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस के दरमियान में। अच्छा, अब हम जरा समझते हैं कि हमारे पास बैकएंड टेक्नोलॉजीज क्या है और बैकएंड कहाँ किस चीज को जाता है। एग्जाम्पल, यहाँ पर आकर मैं आपके सामने एक दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूँ। अच्छा, वेबसाइट का नाम है हमारे पास nWebSolution.net। ओके, तो इस वक्त यहाँ पर आपको एक वेबसाइट नजर आ रही है। आप अगर दोनों वेबसाइट्स को कंपेयर करो, एक देखिए दराज की वेबसाइट है और एक nWeb Solution की वेबसाइट है। अगर आप इन दोनों कर लीजिएगा। आप सब अपने माइक ऑफ रखें, सर की आवाज ठीक से नहीं आ रही। मलाइका, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। ओके, तो हम दोनों वेबसाइट्स के अंदर जरा डिफरेंस देखते हैं। आप देखोगे दराज का जो आपको फ्रंट एंड, मतलब जो आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है वो टोटली डिफरेंट है nWeb Solution के साथ में। अगर आप nWeb Solution को देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर आप यहाँ पर दराज को देखोगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखें, किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड उसके बिहेवियर के हिसाब से बनता है कि वेबसाइट का वर्क क्या है। एग्जाम्पल, दराज का काम तो आपको मालूम ही है कि वो ऑनलाइन क्या करता है, सेलिंग करता है, मतलब वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास nWeb Solution ओपन हुआ है ये सर्विसेज वेबसाइट है, मतलब ये सर्विसेज दे रहा होता है। ये हमारी वेबसाइट है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन सर्विसेज या वेबसाइट डेवलपमेंट जैसी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर सर्विसेज मोड का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखोगे मेरे सामने ना, मेरी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर आपको अब जो प्रीव्यू नजर आ रहा है वो टोटली डिफरेंट है कंपैरेटिवली जो भी आपने दराज देखा, और उसके बाद अब जो आप वेबसाइट देख रहे हो बिल्कुल डिफरेंट आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक चीज समझते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर ना आपको यहाँ पर बैकएंड के ऊपर एक पीछे इमेज नजर आ रही है। ठीक है गाइस। अच्छा, अब आप अगर इस इमेज को देखो तो ये इमेज हर बार ना चेंज होती जा रही है, यहाँ से भी चेंज हो रही है। मैं आगे अगर अपने ब्राउजर उसके ऊपर एरो पर क्लिक कर दूं तो भी इमेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर और यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड हुई हुई है हमारे पास ना। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस वक्त ना अगर मुझे ये इमेज चेंज करनी है या फिर इसके बदले कोई दूसरी इमेज लगानी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा कोडिंग खोलनी पड़ेगी। एक फ्रंट एंड डेवलपर तो क्या करेगा, कोडिंग दोबारा खोलेगा और इस इमेज को दोबारा से ऐड करेगा। लेकिन एक बैकएंड डेवलपर क्या करेगा, इसके लिए एक बैकएंड का पैनल बनाकर दे देगा। उस पैनल से होगा क्या, उस पैनल से इस पूरी वेबसाइट को मैनेज किया जा सकता है।
एग्जाम्पल इस वक्त हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर दराज को ओपन किया था, इसी तरह हमारे पास एनवेब सॉल्यूशन का भी एक बैकएंड पोर्टल है, हम जरा उसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास ये हमारे वेबसाइट का फ्रंट एंड इस वक्त नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आकर हम लॉग इन कर लेते हैं इस वेबसाइट के बैकएंड के अंदर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आकर मैं जरा इसको लॉग इन कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, सो अब ये जो आपको इस वक्त जो यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक बैकएंड कहलाया जाता है। अच्छा, इस बैकएंड से होता क्या है, इस पूरे बैकएंड से मैं अपनी इस फ्रंट एंड वाली वेबसाइट को मैनेज करूंगा। अच्छा, वो कैसे मैनेज करूंगा, अब जरा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस वक्त यहाँ पर आपको काफी सारी इमेजेस नजर आ रही होंगी, ठीक है ना। मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया स्लाइडर ऐड करना चाहता हूँ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और नई इमेज ऐड हो जाए। तो उसको ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बैकएंड में लॉगिन किया। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका फेसबुक होता है, आपका इंस्टाग्राम होता है। अब आपने आज एक नई पिक्चर कैप्चर की है जुम्मे के लिए, और आपको उसको इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करना है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम के पोस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करोगे, कैप्शन डालोगे, एंड देन उसके बाद पिक्चर क्या कर दोगे, आप अपलोड कर दोगे। तो वो जो पिक्चर आप अपलोड करोगे वो आपके फीड्स में चली जाएगी, मतलब आपको भी नजर आएगी और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी नजर आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल, मैं भी क्या चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब मेरी वेबसाइट के ऊपर इस वक्त जो इमेजेस नजर आ रही है ना, मैं इसके अंदर एक और नई इमेज ऐड करना चाहता हूँ। तो उस इमेज को मैं ऐड किस तरह से करूंगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बैकएंड बनाकर रखा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ऐड स्लाइडर का, और यहां से आकर मैं क्या करता हूँ, अपने पास एक स्लाइडर ऐड करता हूँ। अच्छा, इस स्लाइडर को ऐड करने का तरीका क्या, सबसे पहले तो वो कहते हैं भाई अपनी इमेज जो है यहाँ पर आकर आप सिलेक्ट करो, तो मैं यहाँ पर आकर स्लाइडर इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो कहता है स्लाइडर की हेडिंग बताओ, स्लाइडर का ऑल टेक्स्ट, उसकी कैटेगरी और उस स्लाइडर का टेक्स्ट। अब ये सारी चीजें क्या है ये भी आपको समझा देता हूँ। क्योंकि हम लोग इस वक्त बैकएंड को समझ रहे हैं, तो बैकएंड के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें ऐड करना जरूरी है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा यूजर इमेज के अलावा उस इमेज के टेक्स्ट को भी पढ़ेगा ना ऑब्वियसली। जब आप कोई पिक्चर अपलोड करोगे तो उसके अंदर कैप्शन भी लाजमी मेंशन करोगे ना, ठीक है। नहीं भी करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आप कैप्शन इसलिए मेंशन करते हो क्योंकि आपकी उस पिक्चर की क्वालिटी और बढ़ जाती है। तो हमने भी क्या करना है, यहाँ पर अगर कुछ पिक्चर अपलोड करनी है और उसके बाद उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। अब जरा इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो देखते हैं। ओके, सो ओके, सो आप देखोगे यहाँ पर ना मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की है, बैनर 3.jpeg। और अगर आप बैनर 3.jpeg को देखोगे तो ये एक वॉलेट की पिक्चर है ना। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके चूज कर लेता हूँ। ऑब्वियसली ये पिक्चर यहाँ पर ऐड हो गई, देखिए अब क्या लिखा हुआ है, बैनर 3.jpg। अच्छा, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर आप इधर आओगे ना तो इस वक्त आपको यहाँ पर वॉलेट की जैसी कोई पिक्चर नजर नहीं आ रही है फिल वक्त। मैं यहाँ पर आता हूँ, आने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ वॉलेट, ठीक है जी। ऑल टेक्स्ट मैं फिलहाल रख देता हूँ। अच्छा, ऑल टेक्स्ट ऑब्वियसली जब डिजिटल मार्केटिंग में आप जाओगे तो वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये ऑल टेक्स्ट बेसिकली करता क्या है आपके पास ना। तो यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया वॉलेट बाय एन वेब सॉल्यूशन। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर आकर देखो नीचे, तो मैंने ऑलरेडी काफी सारे स्लाइडर्स ना ऐड किए हुए हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास, तो आपको एक नजर आ रहा होगा मेरे पास लर्निंग मोड, लर्निंग मोड, लर्निंग मोड। इधर आप देखेंगे तो कैटेगरी क्या है, सर्विसेज मोड। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर सबसे पहले जो है ना, प्लीज सेलेक्ट अ कैटेगरी, और यहाँ पर सर्विसेज मोड सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ये रैंडम टेक्स्ट क्या है, अगर आप इधर आकर देखोगे तो लिखा हुआ है एनवेब सॉल्यूशन प्रोवाइड यू द बेस्ट ई कॉमर्स सर्विसेज, और बहुत सारी चीजें। एनवेब सॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर आकर इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद जैसे ही यहाँ पर मैं ऐड स्लाइडर करता हूँ, तो यहाँ पर
वो मुझे एक छोटा सा सक्सेस मैसेज देता है। क्या कहता है वो? मुझे कहता है स्लाइडर ऐड सक्सेसफुली। अच्छा, मैं यहाँ पर क्योंकि मेरा स्लाइडर ऐड हो चुका है, मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि एक स्लाइडर तो ऐड हो गया है ना मेरे पास, आप यहाँ पर अगर आकर देखोगे तो मैंने अभी एक नया स्लाइडर ऐड किया और ये वॉलेट का स्लाइडर है। आप देखें कितने बजे मैंने ऐड किया है, तो अभी का टाइम भी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, किस तारीख पर मैंने ऐड किया है वो डेट भी मेरे पास आ रही है, वो मंथ भी आ रहा है और वो ईयर भी आ रहा है। एग्जाम्पल, आप जब भी कभी कोई पिक्चर अपलोड करते हो तो आपके पास उस पिक्चर की इसी तरह से एक डिटेल, एक हिस्ट्री बन जाती है कि आपने उस पिक्चर को कब अपलोड किया था, किस टाइम पर अपलोड किया था और किस दिन में अपलोड किया था। मैं यहाँ पर इस पिक्चर को ओपन करके देखता हूँ तो ये मेरा पिक्चर का प्रीव्यू है। बहरहाल मैं यहाँ पर आकर इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपने फ्रंट एंड वाली वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर अभी तक आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट और सब यही नजर आ रहा था। मैं अपनी वेबसाइट को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपको अब वो वॉलेट भी नजर आने लग गया है जो मैंने अपने बैकएंड से अपलोड किया है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो मैंने जो वॉलेट अपलोड किया था वो तो बहुत ही ज्यादा रफ कंडीशन के अंदर था, रॉ कंडीशन के अंदर, मतलब पिक्चर अलग थी हमारे पास और इसके अलावा टेक्स्ट अलग था। लेकिन अगर आप इस स्लाइडर के अंदर देखो तो उसके ऊपर एक एनिमेशन भी अप्लाई हो रही है। ठीक है ना, जिसके अंदर आप देखोगे स्लाइडर, आपका जो स्लाइडर है वो जूम इन हो रहा है वॉलेट, और वॉलेट लिखा हुआ आ रहा है और उसका टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और उसका कलर कुछ चेंज होकर आ रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला जितना भी काम है ये एक फ्रंट एंड से किया गया है, जबकि इसके अंदर जो हमने पिक्चर अपलोड की सारी की सारी आपको बैकएंड ने करके दी। ठीक है। अच्छा, अब बैकएंड के अंदर दोबारा हम एक और बात समझ लेते हैं कि बैकएंड के अंदर भी आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली यूज होगा। अब अगर मैं यहाँ पर आकर अपने इस ईमेल या इस अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है। अब मैं लॉग आउट हो गया, पहले मैंने यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल सही डाला था, अब की बार मैं ना ईमेल सही डालता हूँ ना पासवर्ड, या दोनों में से कोई एक चीज गलत डालता हूँ। तो मैंने ईमेल बिल्कुल सही डाली है और मैं यहाँ पर पासवर्ड गलत एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर कुछ गलत पासवर्ड ऐड कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर लॉग इन करूंगा तो वो दोबारा मुझसे क्या कहते हैं, रॉन्ग ईमेल एंड पासवर्ड। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मैंने ईमेल और पासवर्ड ऐड किया है वो दोनों के दोनों क्या है, गलत है। इसकी वजह से वो यहाँ पर लॉग इन नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ये जो फंक्शन हमारे पास परफॉर्म होता है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट और हमारे पास कुछ बैकएंड की लैंग्वेजेस यूज करके देती हैं, बना कर देती हैं, सॉरी। अच्छा, अब बैकएंड की हमारे पास लैंग्वेजेस है कौन कौन सी जो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है मार्केट के अंदर? तो अब जरा हम बैकएंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बहुत कॉमन लैंग्वेज आती है पाकिस्तान के अंदर वो है हमारे पास पीएचपी। अच्छा, पीएचपी जो है वो हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, पीएचपी इज अ जनरल पर्पस scripting language geared towards web development. It was originally created by Danish Canadian programmer Rasmus Lodorf in 1993 and released in 1995. The PHP reference implementation is now produced by PHP Group. अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि ये जो PHP लैंग्वेज है जो आप लोग अपना फेसबुक यूज करते हो वो फेसबुक फर्स्ट बना था 2004 के अंदर, मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो फेसबुक बनाया गया है, फेसबुक बनाया जिसने है वो है मार्क जुकरबर्ग, और जिसने बनाया है उसने पीएचपी लैंग्वेज के ऊपर बनाया है। तो इस वक्त आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट बनाकर देता है आपको पीएचपी। इसी के साथ आपके पास एक फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क आता है जो आपके पास, सॉरी एक फ्रंट एंड का आपके पास एक और फ्रेमवर्क आता है जो ओके, वो है आपके पास वर्डप्रेस। अच्छा, ये वर्डप्रेस जो है ना आपके पास, इंटरेस्टिंगली क्या आपका वर्डप्रेस भी जो बना है वो पूरा पीएचपी के ऊपर ही बना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस ओपन किया। वर्डप्रेस है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा दे देता हूँ। वर्डप्रेस जो है आपके पास एक सीएमएस है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जब आप आगे जाएंगे तो आपको और डिटेल के अंदर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आप अपने कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट है उसका आप मैनेज कर सकते हो। किसी भी तरह का कंटेंट हो सकता है, चाहे वो ई कॉमर्स का हो, चाहे वो ब्लॉग का हो, चाहे वो ट्रैवल एंड टूर का हो, किसी का भी हो सकता है, कुछ भी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वर्डप्रेस इज अ वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड एज अ टूल टू पब्लिश ब्लॉग्स but has evolved to support publishing other web content including more traditional websites, mailing lists and internet forum, media galleries, membership sites, learning management systems and other online stores। जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आप देखो तो इतने बड़े कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो बैकएंड लैंग्वेज है वो भी पीएचपी ही है। ठीक है, तो इस वक्त आपके पास पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो लैंग्वेज है
वो आपके पास PHP है। PHP के अलावा आपके पास बैकएंड के अंदर एक और लैंग्वेज यूज होती है, वो है आपके पास ASP.NET। अच्छा, ASP.NET जो है आपके पास वहां यूज होती है जहां पर आप एक वेबसाइट के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर भी बना रहे हो या एक एप्लीकेशन भी बना रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त जो दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे पास हमारे बैकएंड को बनाने के लिए यूज होती हैं। अच्छा, PHP जो है वो आपके पास जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको बनाया जिस शख्स ने उसका नाम है रॉसमॉस लॉड्रफ। अच्छा, 1993 1995 के अंदर बनी है ये। ASP.NET जो है वो आपके पास फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज विद .NET एंड C#। अच्छा, जो ASP.NET है ना, उसको जो मेंटेन करता है वो माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन करता है। दोनों के अंदर खास फर्क ये है कि यहाँ पर जो ASP.NEट है उसको मेंटेन करने वाला माइक्रोसॉफ्ट है, जबकि PHP को मेंटेन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट नहीं आता है। PHP अपने आप के अंदर ही एक कंपनी है जो काम करती है अलग, माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल अलग काम करता है। ओके, इसी के साथ हमारे पास बैकएंड के लिए एक और चीज यूज होती है जो हमारा डेटाबेस कहलाया जाता है, वो है हमारे पास MySQL। अच्छा, डेटाबेस हमारे पास होता क्या है? डेटाबेस हमारे पास उस जगह को कहा जाता है जहां पर हम अपने डेटा को क्या कर रहे होते हैं, राहत अपना स्टोर माइक कर ऑफ रहे होते हैं। कीजिए, सर की आवाज खराब हो रही है, अपना माइक ऑफ करें यहाँ ठीक पर है जी, राहत। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा प्लीज जी अपना माइक वजाहत अपना माइक ऑफ करें। ऑफ कीजिएगा। MySQL is a open source relational database management system. Its name is a combination of the name of co-founder Mikkel Vitnius, daughter My, and SQL, the acronym of for structure query language। अच्छा जी, बहरहाल आपके पास इस वक्त जो MySQL आ रहा है, ये MySQL आपके पास एक डेटाबेस कहलाया जाता है। डेटाबेस उस जगह को कहा जाता है जहां पर आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। अभी जैसे मैंने जो आपको वेबसाइट थोड़ी देर पहले दिखाई थी एनवेब सॉल्यूशन की, उस वेबसाइट के अंदर जो मैंने पिक्चर अपलोड की थी, वो पिक्चर किसी हवा में जाकर सेव नहीं हो गई थी। वो पिक्चर पहले एक डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई है और फिर उस डेटाबेस के अंदर से उठकर आई है। तो वो डेटाबेस में स्टोर हुई, ये जो हमारे पास प्रोसेस था, ये सारा का सारा हमें बैकएंड ने करके दिया। देन उसके बाद वो बैकएंड हमारा क्या करेगा, मतलब हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेटाबेस में से पिक्चर को दोबारा उठाएगी और फिर हमारे फ्रंट एंड के ऊपर दिखाएगी। तो एक जो वेबसाइट डेवलपर है वो इन तीनों चीजों पर काम करेगा। वो फ्रंट एंड पर भी काम करेगा, वो बैक एंड पर भी काम करेगा और वो डेटाबेस पर भी काम करेगा। जबकि जो आपका फ्रंट एंड डेवलपर है वो सिर्फ फ्रंट एंड बनाएगा, मतलब आपकी वेबसाइट का सिर्फ प्रीव्यू बनाकर देगा कि आपकी वेबसाइट कितनी खूबसूरत नजर आती है। जबकि अगर आप बात करो किसी वेबसाइट डेवलपर या फिर बैकएंड डेवलपर के, तो बैकएंड डेवलपर आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का वो एरिया बनाकर देगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, जहां से हम अपनी पिक्चर को अपलोड कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके पास तीन तरह की जॉब्स मार्केट के अंदर आती हैं। एक आती है फ्रंट एंड डेवलपर, एक आती है बैकएंड डेवलपर और एक आती है आपके पास डेटाबेस डेवलपर। अच्छा, अब कंपनीज क्या करती है? कंपनीज तीन अलग अलग लोगों को हायर करेगी तो ऑब्वियसली कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उन्होंने तीन अलग अलग लोगों को हायर किया है। तीनों को अलग अलग तनख्वाह देनी पड़ेगी, अलग अलग सैलरीज देनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है फिर कंपनीज के अंदर जो है ना सारी चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जाम्पल, अब अगर तीन लोगों को हायर किया है तो ऑब्वियसली फिर वो क्या करेगा, तीन लोगों को अलग अलग पीसी देगा। उन तीन अलग अलग लोगों के लिए फिर क्या होगा, उन्होंने जो है फिर अलग अलग पीसी देने के बाद उनको अलग अलग एकोमोडेट भी करना है हर चीज के लिए, और उसी के साथ फिर कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो आज के दौर के अंदर कंपनी एक ऐसे डेवलपर को हायर करती है जो इन सारी चीजों पर काम कर सके, जिसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है एक फुल स्टैक या बैकएंड डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर बन जाओ, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड भी बना सको, आप अपना बैकएंड भी बना सको और आप अपना डेटाबेस भी बना सको। तो कंपनी को उससे ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू कि वो तीन अलग अलग लोगों को हायर करें। जब एक बंदे को हायर करेंगे तो सैलरी भी एक ही बंदे को देंगे, ऑब्वियसली सिस्टम भी एक ही बंदे को दिया जाएगा, कंपनी का जो बिजली का बिल आ रहा है वो भी एक ही कंप्यूटर का आ रहा है। तो इससे कंपनी को फायदा होता है। तो कंपनी आसानी की तरफ जाती है, ना कि मुश्किल की तरफ। ठीक है गाइस, अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे पास यहाँ पर जो है ना ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो हम एक काम करते हैं कि एक नई मीटिंग से आ जाते हैं आपके पास ना। कोई भी क्वेश्चन है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जी सर, आप मुझे लिंक भेज दीजिए।